बेटा आप बताओगे जीपीपी क्या होता है? जीपीपी क्या होता है? फुल फॉर्म भी बता दो, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम बता दो। प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग। जो प्रोडक्टिविटी होता है ये आप लोग मुझे बताओगे कि ये क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस से होता है? प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? अच्छा ये बस सोच करके बताओ, मतलब हम लोग जितना पढ़े कि आज सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है ऑर्गेन मतलब प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी का बात करें, प्रोडक्टिविटी चलो हम लोग बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट कैसे हो रहा है कि सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? केमिकल एनर्जी में, जो प्लांट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग क्या टर्म दिए? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये हो रहा है किस लेवल पे? प्रोड्यूसर के लेवल पर हो रहा है ना। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने टाइप का था? दो टाइप का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये क्या होता है बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अच्छा ये बस बताओ कि हमारे प्रोड्यूसर के लेवल पर हो रहा है ना, ये किसके लेवल पर हो रहा है? ये कंज्यूमर के लेवल पर हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग मतलब रिफाइन करते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हम लोग करते हैं, अब इसको डेफिनेशन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, आ जाओ बेटा। प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास जो ऑर्गेनिक मैटर है, बायोमास वो है जो उसकी बॉडी में स्टोर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अगर वो प्रोड्यूसर लेवल पर हो रहा है तो क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कंज्यूमर लेवल पर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का कंज्यूमर लेवल पर? सोचो, क्या प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का कंज्यूमर लेवल पर? हो रहा है बेटा, डेफिनेशन ही मैं बोली, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एट कंज्यूमर लेवल। तो हो रहा है, आप लोग को पूछना है कैसे हो रहा है या क्या क्या हो रहा है, जो हम लोग बोले प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या बात करें कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे तो क्या बन रहा है हमारा? जीपीपी, ठीक है। टोटल बायोमास प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीपीपी। ये क्या है? टोटल, टोटल बायोमास। टोटल बायोमास मतलब प्लांट्स हमारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग? जीपीपी। क्या जीपीपी एनपीपी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, total production of biomass from inorganic material at producer level, at producer level। या इस चीज को कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए हम लोग ये कर देते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कर देते हैं, ठीक है। टोटल बात बराबर है बेटा, बायोमास बोले ऑर्गेनिक मैटर बोले, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एट प्रोड्यूसर लेवल। ये क्या हो जाएगा हमारा? जीपीपी, ठीक है। अब प्लांट्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया, फिर ये कुछ रेस्पिरेशन लॉस इसमें होगा, इसमें भी कुछ एक्टिविटीज होता है जिसके कारण क्या रेस्पिरेशन लॉस होता है। तो हमारा क्या हो गया? जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस क्या हो जाएगा? एनपीपी। तो ये एनपीपी हो गया, ये एनपीपी हो गया। तो हमारा ये जो एनपीपी है बेटा ये कहाँ स्टोर हुआ? एनपीपी कहाँ पर है? ये हमारा बायोमास है। हमारा एनपीपी भी क्या है? बायोमास ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है? स्टोर्ड इन प्लांट, स्टोर्ड इन प्लांट, ठीक है। प्लांट के बॉडी में हमारा ये बायोमास स्टोर है। ये बार अपना फोटोसिंथेसिस करा तो ये जीपीपी कहाँ स्टोर हुआ? उसकी बॉडी में। फिर वो रेस्पिरेशन लॉस हुआ तो जो बचा हुआ एनपीपी रहा वो कहाँ रहा? उसकी बॉडी में ही रहा। अब इस प्लांट को कोई हर्बीवोर खाया,
इस प्लांट को कोई हर्बीवोर खाया तो इसमें जो ये एनर्जी है वो हर्बीवोर के लिए क्या हो जाएगा, जीपीपी की तरह काम करेगा। हालांकि इसको हम जीपीपी बोलते नहीं ये, लेकिन हर्बीवोर में कैसा काम करेगा ये, जीपीपी की तरह। ठीक है, इसको जीपीपी बोला नहीं जाता, जीपीपी हम लोग सिर्फ इसको बोलते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ना इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, उसको जीपीपी बोलते हैं। लेकिन ये जो प्लांट बॉडी में स्टोर रहा, ये समझो कि ये जीपीपी ही किसके लिए, एनिमल के लिए। फिर इसमें भी क्या होगा, कुछ रिस्पिरेशन लॉस होगा, रिस्पिरेशन लॉस होगा, और फिर क्या बनेगा, एनपीपी, इसको एनपीपी ही बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एनपीपी है, ये जो बायोमास है, ये कहाँ स्टोर होगा बेटा, ये जो बायोमास है या ये जो ऑर्गेनिक मैटर, ये कहाँ स्टोर होगा, एनिमल के बॉडी में। कार्निवोरस में नहीं होगा, प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएगा। ये बायोमास कहाँ स्टोर होगा, हर्बीवोर में। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम लोग बायोमास भी कहते हैं। एनपीपी मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये हमारा स्टोर हो गया प्लांट बॉडी में। किससे कन्वर्ट हुआ था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना था। अब ये ऑर्गेनिक है, जो इसमें स्टोर हुआ ये क्या है, ऑर्गेनिक ही है, जो इसकी बॉडी में स्टोर हुआ। अब ये हर्बीवोर से जब ये कार्निवोर बनेगा, मतलब कार्निवोर के पास जब ये ट्रांसफर होगा, तो इसके बॉडी में स्टोर है ये। यहाँ पर भी कुछ क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन लॉस होगा, मतलब हर लेवल पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है। और कुछ फीकल मैटर भी यहाँ निकल रहा है, फीकल मैटर भी, क्योंकि वो जितना खाना खाया बेटा सब तो यूटिलाइज नहीं हो गया उसके बॉडी में, कुछ रेस्पिरेशन लॉस भी हुआ और कुछ फीकल मैटर भी निकला जो अनडाइजेस्टेड फूड था। ये अब ऑर्गेनिक है, कार्निवोर में गया, ये क्या है, ऑर्गेनिक। तो बेसिकली कार्निवोर में जो हमारा ये अब एनपीपी गया, तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, प्रोडक्शन ऑफ, ये अब नया अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा ना फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एट कंज्यूमर लेवल। ठीक है, इसमें याद रखना है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, तो क्या है, वो क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जब ऑर्गेनिक मैटर से ही हमारा क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक मैटर, और ये कहाँ बन रहा है, कंज्यूमर लेवल पर, तो क्या हो जाएगा ये, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया ये चीज। और जैसे जैसे हमारा ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, उतना हमारा जो लास्ट में हमारा जो ट्रॉपिक लेवल बचेगा, उसके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हर स्टेप में क्या हो रहा है, लॉस होते जा रहा है। समझ में आया। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक और टर्म है हमारा, आप लोग पढ़े थे एनसीईआरटी, दो टर्म मिला होगा, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पहले प्राइमरी प्रोडक्शन है, और एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कौन अंतर बता सकता है, ये दोनों में कौन अंतर बता सकता है, में हमारा इनऑर्गेनिक से हमारा क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक। नहीं बेटा, वो तो सेकेंडरी था, इसमें भी वही है हमारा, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। और ये थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग ये दोनों को सेम नहीं कर दिए, कुछ अंतर इसीलिए दो बार ही लिखा हुआ। अच्छा, मैं क्या बताई थी कि जो हम लोग प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, या जो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक प्लांट का करते हैं, किसी एक प्लांट का कैलकुलेट करते हैं, तो क्या कैलकुलेट करते हैं, एक गिवन एरिया में। ठीक है, इन अ गिवन एरिया। फिर मैं एक एग्जांपल भी दी थी
ट्रॉपिकल का और टेम्परेट का कि सीजन बाय सीजन चेंज होता है, तो सीजन बाय सीजन क्या होगा, प्रोडक्शन भी चेंज होगा। तो क्या हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन हम लोग इस सीजन में इसका कंपेयर करें, उस सीजन में उसका करें, ऐसे कर सकते हैं? सीजन पे भी तो डिपेंड करता है हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम लोगों को दो जगह का प्रोडक्शन कंपेयर करना है तो क्या हम लोग इस सीजन का इसमें करें, इस सीजन का इसमें करें, वो क्या वैलिड है? हम लोग क्या करते हैं, टाइम भी लेते हैं कि क्या एक पूरा पीरियड यूज करें कि उसमें क्या डिफरेंट सीजन है, फिर वो एक साइकिल रिपीट कर रहे हैं। तो अंतर बस ये लेवल पर है कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक इन अ गिवन एरिया। इसका एक यूनिट होता है, इसका एक यूनिट होता है। यूनिट अगर हम लोग वेट के बेसिस पर ले, ठीक है, अगर हम लोग यूनिट वेट के बेसिस पर ले तो क्या होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, एरिया में हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। और अगर इसी चीज को हम लोग एनर्जी के लेवल पर ले, एनर्जी के लेवल पर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी मीटर माइनस टू। क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन। इस चीज में क्या होगा हमारा, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर हम लोग क्या यूज कर ले रहे हैं, टाइम भी यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग यूनिट का बात करें, यूनिट का बात करें यहां पर यूनिट का बात करें तो ये हो जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्लियर है? तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे दो इकोसिस्टम को, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या कंपेयर करेंगे, प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बेटा, प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। कल मैं एग्जांपल भी परसों शायद एग्जांपल के साथ समझाई थी कि क्या होता है, सीजन बाय सीजन प्रोडक्शन वैरी कर सकता है, लेकिन एज अ होल पूरे का एवरेज का वो वैरी करेगा नहीं। और हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पूरे का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट सेम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी है तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, टाइम लेंगे। इसमें हम लोग क्या लेने वाले, टाइम लेने वाले। इसके बाद आप लोग मुझे बताओगे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल का ले तो किस में होता है, आप लोग सब भूल गए। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अगर टेरेस्ट्रियल में ले रहे हैं तो किसका होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये डेटा ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल में किसमें होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगर हम लोग एक्वेटिक का बात करें तो कोरल रीफ में होता है, ठीक है, कोरल रीफ में होता है। और अगर हम लोग क्रॉप लैंड का बात करें बेटा, क्रॉप लैंड का बात करें, ये याद रखना है कि ये हमारे किस में होता है, शुगर केन फील्ड में। ये हमारा होता है किसमें, शुगर केन फील्ड में। हाँ, कोरल रीफ बेसिकली मरीन गवर्नमेंट को होता है, जो निडेरियंस होते हैं ना, इनका ग्रुप बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या फैक्टर्स है, क्या हमारा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। क्या फैक्टर्स है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सारे के सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स तो होंगे ना, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं, सनलाइट, सनलाइट अफेक्ट करेगा कि अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिल रहा तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये चीज बस ये चीज से समझो कि ना हमारे पूरे के पूरे अर्थ का ना 1 ईयर का प्रोडक्टिविटी ना कैलकुलेट किया गया था। क्या हो गया बेटा, अर्थ का 1 ईयर का प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट किया गया था।
जो कि आया कितना 170 बिलियन टन। ठीक है, ये आपका डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अर्थ का 1 ईयर का प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट किया गया था जो कितना है 170 बिलियन टन, जिसमें से जो मरीन था, मरीन हमारा कितना, अगर एरिया वाइज देखें तो हमारा मरीन कितना है 3/4, हम लोग बोलते 3/4 तो पानी है अर्थ पर, तो मरीन हमारा 70% है। अगर एरिया वाइज देखें तो मरीन हमारा 70% है, लेकिन इस 170 में ना सिर्फ 55 बिलियन टन ही हमारा कहाँ से आ रहा है, मरीन से आ रहा है। और बाकी का जो लैंड होता है ये हमारा 30% एरिया कवर करता है, लेकिन यहाँ से हमारा 115 बिलियन टन आ रहा है। कितना आ रहा है 115 बिलियन टन। इसके पीछे कुछ रीजंस है, वही हमारे ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करे प्रोडक्टिविटी को। क्लियर है? एक मरीन इकोसिस्टम को अगर हम लोग देखें तो क्या वहां पर हर लेवल पे लाइट पहुंचेगा? नहीं, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे ना, लाइट का पेनिट्रेशन क्या होगा, उतना ज्यादा कम होगा। मतलब ऊपर का जो पेरिफेरल एरिया है, बस समझो कि प्रोडक्टिविटी उसी लेवल पर हो रहा है। ऊपर के जो पेरिफेरल एरियाज है ना, बस प्रोडक्टिविटी उसी लेवल पर हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की तरफ बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। तो सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारा, सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है। दूसरा है वाटर, वाटर पे भी हमारे प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। जैसे डेजर्ट में एरिया तो है, यहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है, तो डेजर्ट का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, लैंड के लिए कम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा, कल भी बताई थी। हाँ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है ना, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो पानी का जो मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी है। और जब बैक्टीरियल का ग्रोथ या फंगस का ग्रोथ या फिर प्रोडक्टिविटी भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर। ठीक है, ज्यादा ह्यूमिड है तो क्या होगा, ज्यादा वहां पर प्रोडक्टिविटी होगा। क्लियर है? इसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट्स, या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं लिखे, सिर्फ लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स। क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे हमारे कोरल रीफ में क्या हमें बताया कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी, मरीन इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ में ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बाकी के अगर मरीन एनवायरनमेंट में देखें तो वहां पर हमारा N2 का प्रोडक्शन ना कम होता है, हमारा नाइट्रोजन ना कम प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा N2 डिफिशियंट होता है। ज्यादातर N2 डिफिशियंट होता है, जो कि क्या है, नेसेसरी फॉर N2 क्या हमारा नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर के ग्रोथ के लिए हमारा नाइट्रोजन जरूरी है। हम लोग बाहर से फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, क्या डालते हैं, NPK डालते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर भी डालते हैं ना। मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए हमारा क्या जरूरी है, N2 जरूरी है। इसके बाद प्लांट्स N2 फिक्सेशन करते हैं, कुछ में हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट ही होते हैं, जो हमारे क्या है, लेग्यूम्स है, या हम लोग बाहर से आर्टिफिशियली डालते हैं। तो मतलब नाइट्रोजन ना प्रोड्यूसर लेवल पे बहुत जरूरी है, मरीन में ये प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। सनलाइट नहीं पहुँचा इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम है। क्लियर है? न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स। पांचवा हमारा टेम्परेचर, ये भी क्या करता है, अफेक्ट करेगा ये हमारे प्रोडक्टिविटी को। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे कहाँ पर है, इक्वेटर के पास है, जहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत चेंज नहीं करता है। इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत नहीं वैरी करता है, तो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेट की ओर जाए, मतलब पोल्स की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, तो ये अगर टेम्परेचर उधर कम रहता है तो उधर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम रहेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है। फिर न्यूट्रिएंट तो हम लोग बोलेंगे सॉइल पे भी इफेक्ट करता है, किस टाइप का सॉइल प्रेजेंट है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स है जो किस पे अफेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारा मरीन 70% है, लेकिन ये 55 बिलियन टन है। फिर एक लाइन लिखा है, डिस्कस दिस विथ योर टीचर। तो इसका 2 पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करें, क्या है पहला पॉइंट कि सनलाइट पेनिट्रेशन कम है, दूसरा हमारा नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है मरीन इकोसिस्टम में। क्लियर है? ये 2 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? फिर एक टर्म था स्ट्रैटिफिकेशन, कौन बताएगा?
स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। स्ट्रैटिफिकेशन हमारा क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, या ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब बस ये आप लोग मुझे सोच के बताओगे, फॉरेस्ट में हमारा स्ट्रैटिफिकेशन देखा जाता है? फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन सब लोग ना बोल रहे? हाँ, देखा जाता है बेटा। मैं डायग्राम बनाई थी कि ऊपर के जो ट्रीज है, उसके बाद कुछ छोटे साइज के ट्रीज है, फिर श्रब है, हर्ब है, फिर ग्रासेज है। तो फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा हमें ये स्ट्रैटिफिकेशन, फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। अब ये बताओगे मरीन में देखने को मिलता है? मरीन इकोसिस्टम को देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा स्ट्रैटिफिकेशन? मिलेगा देखने को, मरीन इकोसिस्टम में ही बेटा मिलेगा। मान लो ये हमारा मरीन है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर के लेवल पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ नीचे पर है, और कुछ नीचे में कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे। अगर ये मरीन इकोसिस्टम देखा जाए तो हम लोग जो एक क्लास 11th में जो आप लोग एक चैप्टर था ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे मोनेरा था, मोनेरा पढ़े थे। तो उसमें हम लोग बैक्टीरिया क्या टाइप का पढ़े थे? एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़े थे? वो एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकता है, मतलब उसको सनलाइट वगैरह का कुछ उतना जरूरत नहीं है, वो एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकता है। क्या पढ़े थे? थर्मो एसिडोफिल में रह सकता है, वो हेलाइन एनवायरनमेंट में रह सकता है। तो ऐसा समझो ये हमारा, मान लो ये मरीन इकोसिस्टम है, ठीक है, ये हमारा क्या है? मरीन इकोसिस्टम। इसमें अगर हम लोग एकदम बॉटम पे जाए ना तो यहाँ पे हमारे वेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिर्फ पानी नहीं होते नीचे तक, नीचे में हमारा वेंट प्रेजेंट होता है, जहाँ से क्या आ रहा होता है? गर्म पानी, जहाँ से हमारा गर्म पानी आ रहा होता है। और यहाँ तक तो लाइट पेनिट्रेट करना एकदम इम्पॉसिबल है। तो इस जगह पे कौन रहता है? इस जगह पे वही थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया, वो इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा आप लोग अपने अर्थ के बारे में सोचो, जो पढ़े होंगे बचपन में ज्योग्राफी में। ये अर्थ है हमारा, ठीक है, तो हम लोग रहते कहाँ पर है? अर्थ के अंदर या अर्थ के ऊपर? हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अगर तालाब वगैरह का बात किया जाए तो ये यहीं पर थोड़ा थोड़ा तालाब हो सकता है, क्या ये बहुत गड्ढा होगा? नहीं होगा। तो जो ओशन होता है इसके बीच में क्या होता है? अर्थ का क्रस्ट होता है या कोर होता है, जो क्या बहुत गर्म होता है। अर्थ का कोर होता है जो बहुत गर्म होता है। और जो हमारा ये जो मरीन एनवायरनमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? ये यहाँ ऐसे प्रेजेंट है। तो इसके पास से जो एरिया सटा हुआ रहेगा वो क्या होगा? वहां पर ऐसे वेंट्स बने हुए रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा बहुत सारा एरिया बनता है। यहाँ पर हमारा क्या करता है? ये हमारा क्रस्ट है, फिर यहाँ पे हमारे कुछ रॉक से बड़े बड़े साइज के, फिर हमारा लेयर बाय लेयर बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एकदम सबसे बॉटम का लेयर होता है ना मरीन इकोसिस्टम का, जो ऐसा नहीं होता कोई एंडलेस होता है, वो एंडलेस नहीं होता है, ये वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ वेंट होता है जहाँ से क्या निकल रहा है? हमारा थर्मो एसिड निकल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ एसिड इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होगा और टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। लाइट इम्पॉसिबल है पहुंचना। यहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं? आर्की बैक्टीरिया। लेवल बाय लेवल ये वैरी कर रहे हैं। क्या ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? ये हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मतलब मरीन में भी हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ नहीं होगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन? यही बताइए कहाँ पर नहीं होगा? जहाँ पे बहुत डेंस नहीं है कुछ भी। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? डेजर्ट। क्रॉप फील्ड में होगा बेटा, हम लोग सब पास पास सारे प्लांट्स लगा रहे हैं, सब कॉम्पीट करे एक दूसरे से। क्रॉप में भी होगा। डेजर्ट में देखो एक पेड़ वहाँ है तो दूसरा पेड़ वहाँ है, कोई कंपटीशन ही नहीं है दोनों के बीच में। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एकदम जंगल झाड़ बना हुआ है कि पेड़ है फिर उसके नीचे श्रब है फिर नीचे स्मॉल ग्रासेस है, ठीक है, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है डेजर्ट में देखा जाए तो हमारे डेजर्ट में बोला जाता है कि स्ट्रैटिफिकेशन या तो एब्सेंट है या फिर बहुत ज़्यादा रेयर। क्लियर है? या तो वो एब्सेंट है या फिर बहुत ज़्यादा रेयर। ये सब टॉपिक में कोई दिक्कत बेटा? स्ट्रैटिफिकेशन का बस यही 3 चीज़, फॉरेस्ट में हम लोग देख लिए, मरीन में देख लिए, और कहाँ पर नहीं होता है वो चीज़ देख लिए। आपके दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल आ रहा है?
अच्छा बेटा ये समझो कि फॉरेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, मतलब फॉरेस्ट में हमारे बड़े ट्रीज है, फिर छोटे पेड़ है, फिर श्रब है, हर्ब है, ग्रासेस है, ये लेवल है। तो टोटल कितना स्ट्रैटा बन रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन में कितना स्ट्रैटा बन रहा है, मतलब कितना लेयर बन रहा है, 5 से 7। अगर क्रॉप फील्ड का बात करें ना तो 5 से 7 लेयर नहीं बनता है। अगर हम लोग किसी खेत का बात करें, ठीक है, किसी हम लोग एग्रीकल्चर लैंड का बात करें, तो वहां ये स्ट्रैटा 5 से 7 नहीं बन रहा है, लेकिन कम से कम 2 से 3 तो बनेगा। एक क्रॉप है, नीचे में कुछ ग्रासेस है, तो ये लेवल वहां पे देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर क्रॉप लैंड का बात है तो वहां पे 2 से 3 स्ट्रैटा तो कम से कम बनेगा। कि ऊपर अगर हमारे क्रॉप्स है, ठीक है, कुछ क्रॉप्स है, तो नीचे हमारे ग्रासेस भी प्रेजेंट है, कुछ हर्ब्स भी प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया स्ट्रैटिफिकेशन। और लेवल कितना, जैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, तो ये क्या है, जैसे ये एक स्ट्रैटा है, ये दूसरा स्ट्रैटा है, ये दूसरा लेवल है, ये एक तीसरा स्ट्रैटा है, तो ये डिफरेंट स्ट्रैटा है, और इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो बहुत डेंस होगा तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मरीन में भी देखने को मिलेगा, डेजर्ट में बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट होगा। क्लियर है? समझ में आया पक्के से? तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, इसमें कोई दिक्कत? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस है? नहीं, हमारे ये प्रोड्यूसर लेवल पर भी हो रहा है और कंज्यूमर लेवल पर भी। इसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन, सिर्फ एक गिवन एरिया में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ एक गिवन एरिया में हम लोग प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो किस पर है, ये भी हमारा प्रोड्यूसर लेवल पर ही है, ये दोनों हमारा प्रोड्यूसर लेवल पर है। तो बस एक गिवन एरिया में हम लोग प्रोडक्शन कैलकुलेट करें, वो क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्शन। और अगर एक टाइम के पीरियड में करें, जो 1 ईयर को हम लोग लेते हैं, तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी। और सेम चीज अगर कंज्यूमर लेवल पे करें तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? इस वक्त मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हम लोग डिस्कस करें कहाँ पे होता है, इसके लिए जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोडक्शन वहाँ पे ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। फिर हम लोग कुछ फैक्टर्स डिसाइड करें कि क्या क्या हमारा इफेक्ट करे प्रोडक्टिविटी को, सनलाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, और भी कुछ अदर फैक्टर है, तो 6 पॉइंट करके लिख देंगे अदर फैक्टर्स, ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स है। फिर क्या देखें कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जो क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। फॉरेस्ट में ज्यादा होता है, मतलब फॉरेस्ट में होता है, मरीन में होता है, और डेजर्ट में या तो एब्सेंट है या फिर बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 2 टर्म दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, कहाँ खोए हो? क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट? एनसीईआरटी में मिला था ये टर्म? कहीं नहीं मिला? अच्छा ठीक है, सोच के बताओ क्या होगा। ये हमारा ना प्रोडक्शन या फिर कितना हमारा मटेरियल अवेलेबल है उस पर है, ठीक है। नहीं वैसे वर्ड्स पे मत जाओ, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, ऐसे नहीं होगा, वर्ड्स पे मत जाओ। चलो मैं बताती हूँ, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या इसका डेफिनेशन है, टोटल बायोमास प्रेजेंट, टोटल बायोमास प्रेजेंट, ठीक है। हमारे अर्थ पे हमारा जितना बायोमास प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट क्या हो जाएगा, टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट, टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। थोड़ा अगर वर्ड पे जाना है तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि क्रॉप, तो मतलब यहाँ पे हमारा बायोमास का बात हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का बात हो रहा है, तो स्टैंडिंग क्रॉप में पहले दिमाग में आएगा कि ये लिविंग मैटर है, ये हमारा क्या है, लिविंग मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और स्टेट, स्टेट कुछ भी सोच लो, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस सोच लो या फिर स्टेट वाइज सोच लो, ये झारखंड है वो बिहार है, तो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हम सब स्टेट अपने क्या मिट्टी से जाने जाते हैं, सब स्टेट अपने मिट्टी से जाने जाते हैं, उनका एक बाउंड्री है, फिर किस टाइप का वहाँ पर हमारा सॉइल प्रेजेंट, ये बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, बस दिमाग में रखने के लिए। तो स्टेट जो सोच लो, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर तो लिख लिए, नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, नॉन लिविंग मैटर,
ये भूलोगे, ये भूलोगे, स्टैंडिंग क्रॉप, बायोमास या लिविंग मैटर, स्टैंडिंग स्टेट इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर नॉन लिविंग मैटर, ये चीज नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। आप लोग को आज या कल एक डीपीपी मिल जाएगा इसका इकोसिस्टम का, और आप लोग देखोगे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेटमेंट देगा और पूछेगा ये स्टैंडिंग क्रॉप है कि स्टैंडिंग स्टेट है। सारे पीवाई क्यों देखना, आप लोग से बनेंगे सारे क्वेश्चन, खाली कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। हाँ, ईएफसी फुल फॉर्म बताना, डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी, ये कुछ आगे कहीं, ये इसको पढ़ना नहीं, खाली क्वेश्चंस करता है, डेट्राइटस फूड चेन। फिर आ जाएगा इसी में आप पूछोगे जीएफसी क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। तो आने दो, हम लोग ये पढ़ेंगे, जब नहीं पढ़ाऊंगी, अगर चैप्टर में बोल दी कंप्लीट हो गया बेटा और फिर आपका कोई टॉपिक छूटेगा तब आप पूछना, लेकिन अभी हम लोग वो चीज पढ़ ही नहीं रहे है सिलेबस में। क्यों नहीं है सिलेबस में? एनर्जी फ्लो में, अभी हम लोग प्रोडक्टिविटी में, इसके बाद डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रोडक्टिविटी में है, फिर हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिर एनर्जी फ्लो है। चलो लिखो, स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होता है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन एनसीईआरटी में मिला था ये टर्म, बस ये हाईलाइटेड टर्म नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, तो उस चीज को आप लोग हाईलाइट कर लो खुद से। स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होता है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन कल बताई थी कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हो और नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं कितने प्लांट और एनिमल एक गिवन एरिया में प्रेजेंट है। क्लियर है? लिखो स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, vertical distribution of different species occupying OCUPYING occupying different levels vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification, is called stratification। हो गया? लाइन चेंज करके लिखो, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर्स, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ vertical layers, where density is dense, फिर से इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर वेयर डेंसिटी इज डेंस। डेंसिटी इज डेंस का क्या मतलब हुआ? डेंसिटी इज डेंस, डेंस मतलब बहुत ज्यादा घना है, ठीक है, डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा घना है, जहां पर बहुत ज्यादा घना है ना, तो वहां पे क्या होता है, वर्टिकल लेयर्स बन जाते हैं, और अलग अलग लेयर पर अलग अलग टाइप का प्लांट स्पीशीज हमें मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 7 strata, जो ये चीज लिखी थी ना, 5 to 7 strata are formed in tropical rainforest। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमारा डेंसिटी बहुत डेंस होता है, और वहां पे हमारे कितने लेयर्स बन सकते हैं? 5 to 7 स्ट्रैटा या 5 to 7 लेयर बन रहा है, 5 to 7 स्ट्रैटा इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, स्ट्रैटिफिकेशन इज एब्सेंट और रेयर इन डेजर्ट। स्ट्रैटिफिकेशन इज एब्सेंट और रेयर इन डेजर्ट। स्ट्रैटिफिकेशन इज एब्सेंट और रेयर इन डेजर्ट, ठीक है। अब एग्जाम में आप लोग इसका डायग्राम भी, एक रफ डायग्राम बना के दिखा सकते हो। एक पेड़ बनाओगे, फिर एक छोटा पेड़ बनाओगे, फिर श्रब बनाओगे, हर्ब बनाओगे, नीचे ग्रासेस दिखा दोगे, और उसके बाद फिर उसको आप ऐसे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये सबसे टॉप स्ट्रैटा है, ये उसके नीचे वाला है, ये उसके नीचे वाला लेयर है, ठीक है।
तो ये हमारा डिपेंड करता है कि आपके आंसर्स कितने मार्क्स के हैं। अगर 1 मार्क का आंसर है तो बस ये लिखोगे स्टेटमेंट। अगर आपका स्ट्रैटिफिकेशन बस डेफिनेशन ने पूछ दिया, सिर्फ वन मार्क में पूछा, तो क्या उतना आप लोग डायग्राम वगैरह बनाओगे? नहीं। लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में पूछा तो आप लोग थोड़ा सा डायग्राम रफ बना के दिखा सकते हो। क्लियर है? पूरा एक बार पढ़ती हूँ, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. It is the formation of vertical layers where density is dense. For example, 5 to 7 strata in tropical rainforest. Stratification is absent or rare in desert. Clear है? फिर हेडिंग 2 स्टैंडिंग क्रॉप. हम लोग ना पॉइंट वाइज देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या था? स्पीशीज कॉम्पोजिशन करें. दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन. तीसरा लिखो स्टैंडिंग क्रॉप. ये सारे क्या चीज़ है? हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं? ये सब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि हमारे इकोसिस्टम दिखता कैसा है। इकोसिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? स्पीशीज प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग स्पीशीज कॉम्पोजिशन देख लिए, कितना स्पीशीज है, क्या स्पीशीज है, वो देख लिए। क्योंकि हर इकोसिस्टम में स्पीशीज वाइज वो वैरी करेगा। मरीन इकोसिस्टम में फिशेस प्रेजेंट है जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट नहीं है, तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है। इधर स्ट्रैटिफिकेशन के क्या क्या लेयर्स पे हमारे वो स्पीशीज प्रेजेंट है। फिर तीसरा जो हमारे स्टैंडिंग क्रॉप होते हैं कि क्या हमारा बायोमास प्रेजेंट है उस इकोसिस्टम में। क्लियर है? और चौथा कि क्या स्टैंडिंग स्टेट है, मतलब क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल है उस इकोसिस्टम का। तो ये चारों चीज क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ये सब तो इंक्लूड हो गया ना इसमें। जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन में हमारा बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड हो गया, स्टैंडिंग स्टेट में एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड हो गया। तो ये सारा क्या है? स्ट्रक्चर, कि इकोसिस्टम दिखता कैसा है, क्या स्पीशीज है, किस लेवल पर प्रेजेंट है, या क्या बायोमास है उस एरिया का, या फिर क्या कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो अब थर्ड लिखो स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप. पहले क्या लिख रहे हो? स्टैंडिंग क्रॉप लिख लो. स्टैंडिंग क्रॉप, it is the amount of living biomass. It is the amount of living biomass present in a unit area. It is the amount of living biomass present in a unit area of an ecosystem. ठीक है। इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखना. It represents entire living matter. Next लिखो स्टैंडिंग स्टेट. फोर्थ वाला लिख लो. फोर्थ स्टैंडिंग स्टेट. It is the amount of inorganic nutrient present in the soil or water of an ecosystem. फिर लिखो स्टैंडिंग स्टेट का दूसरा पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स द नॉन लिविंग मैटर. इंटायर नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंटायर नॉन लिविंग इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग फिर बहुत कुछ आ जाएगा ना। लेकिन अगर बायोमास का बात करेंगे तो हम लोग इंटायर लिविंग का बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों का ये आ जाता है, डिफरेंसेस में आ जाता है, जैसे आप लोगों को लिखने मिला था डीएनए आरएनए का डिफरेंसेस, ठीक है। तो जब डीएनए आरएनए का बेटा डिफरेंसेस आप लोग लिखते हो या किसी भी चीज का डिफरेंसेस लिखते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर डीएनए आरएनए का ही बात कर रहे हैं, तो पहला आप लोग अगर इसमें लिखे, इसका फुल फॉर्म लिखे, तो इसमें भी इसका पहले फुल फॉर्म ही लिखोगे। डिफरेंसेस ऐसे लिखा था, यही नहीं कि आपको इसका 4 पॉइंट याद है तो इसका 4 पॉइंट अलग लिखे और इसका कोई मेल ही नहीं है। फिर अगर इसमें लिख रहे हो कि ये स्टेबल होता है, तो इसमें लिखेंगे नॉन स्टेबल, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करके लिखते हैं। इसमें अगर लिखते हैं कि थाइमीन प्रेजेंट है, तब इसमें लिखेंगे यूरासिल प्रेजेंट है, ठीक है। पॉइंट्स हम लोग क्या करें? डिफरेंस लिख रहे हैं, मतलब कंपेयर करें कि इसमें अगर ये प्रेजेंट है तो इसके बदले इसमें क्या प्रेजेंट है। लेकिन आप लोग कैसे लिखते हो? आप लोग पहले डीएनए लिख लेते हो, इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हो, आपको 4 पॉइंट पता है, 4 पॉइंट इसका लिख लिया।
इसका 4 पॉइंट अलग लिखते हो, लेकिन हम लोग को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो अगर इसमें भी आप लोगों को कंपैरिजन आ गया या डिफरेंसेस आ गया, तो पहला पॉइंट ये कंपेयर कर सकते हैं कि बायोमास प्रेजेंट, दूसरा क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये सारा लिविंग मैटर है, ये सारा नॉन लिविंग मैटर। क्लियर है? तो डिफरेंसेस में ऐसे लिखोगे, और ये डिफरेंसेस में ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। देखो पॉन्ड इकोसिस्टम, अब नेक्स्ट हेडिंग तो पॉन्ड इकोसिस्टम, एनसीईआरटी में पॉन्ड इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉन्ड इकोसिस्टम बेटा उसके पहले ही है, इधर ही पैराग्राफ में, प्रोडक्टिविटी के पहले आएगा पॉन्ड इकोसिस्टम। तो अब अगर हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम बात करें तो हम लोग इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का बात करेंगे और फंक्शनल एस्पेक्ट का बात करेंगे। कि हम लोग अब बेसिकली क्या देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, टू नो अबाउट द इथोस ऑफ एन इकोसिस्टम वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम। कुछ इस तरीके का लाइन दिया हुआ है। क्या है एग्जैक्ट लाइन बेटा? पॉन्ड इकोसिस्टम वाला लाइन पढ़ना, इसमें बुक में क्या दिया हुआ है, हाँ पहला दिया हुआ है, पहला लाइन जिसमें दिया हुआ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बाद, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो पॉन्ड को एज एग्जांपल ये यूज कर रहा है। इथोस मतलब इथोस ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम, मतलब एक्वेटिक सिस्टम की भावनाओं के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ना बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। और एक इकोसिस्टम चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसमें ये चारों फंक्शंस हो रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी होगा, डिकम्पोजिशन होगा, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, इसमें इसके बायोटिक एस्पेक्ट भी प्रेजेंट होंगे और एबायोटिक एस्पेक्ट भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें इसका जो स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट ये भी प्रेजेंट होगा। लेवल्स इस पे भी क्या होगा, अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सब, हर इकोसिस्टम में उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ फंक्शन होगा। क्लियर है? हम लोग एक छोटा एग्जांपल पॉन्ड का लेकर के एक्वेटिक सिस्टम का एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, कि हर इकोसिस्टम में ऐसे ही कुछ हो रहा होगा कि उसके स्ट्रक्चर भी होंगे, कुछ उसके फंक्शंस भी होंगे। और एक इकोसिस्टम में चारों फंक्शन होता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई एक फंक्शन मिसिंग है। अगर कोई फंक्शन मिसिंग है तो वो इकोसिस्टम नहीं है। अगर वो छोटा से छोटा इकोसिस्टम से बड़ा है, उसमें वो चारों फंक्शन हो रहे होंगे। क्लियर है? लिखो पॉन्ड इज अ सेल्फ सस्टेन, पॉन्ड is a self-sustained, pond is a self-sustained pond is a self-sustained ecosystem present in a shallow water body, Pond is a self-sustained ecosystem present in the shallow water body. ये वर्ड लिखने का क्या मतलब है? shallow water body मतलब जो बहुत गहरा नहीं है। ठीक है, मतलब shallow water body लिखने का ये मतलब है जो बहुत गहरा नहीं है और लाइट क्या होगा इसके नीचे के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, shallow मतलब कम गहरा, shallow water body, it has all the structural component, which work as a unit, it has all the structural component which work as a unit, it has all the structural component which work as a unit, चारों साथ में फंक्शन कर रहे हैं, सब कुछ साथ में फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, which work as a unit and shows all the four functional aspect of ecosystem, of the ecosystem, फिर से रिपीट करियो, pond is a self-sustained ecosystem present in a shallow water body. It has all the structural component which work as a unit and shows all the four functional aspect of ecosystem. क्लियर है? पहले हम लोग डिफाइन करें कि क्या है हमारा पॉन्ड, ये एक शैलो वाटर बॉडी है। फिर हम लोग क्या लिखे कि इसमें सारे स्ट्रक्चरल यूनिट है, सारे क्या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो एज अ यूनिट, एज अ होल काम कर रहा है। और ये जो चार फंक्शन है इसके, वो क्या कर रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है। ठीक है, जो चार फंक्शन है, चारों फंक्शन इसमें दिख रहा है। बेटा क्या है चार फंक्शन इकोसिस्टम का? बहुत बार रिपीट हुआ है क्लास में। इकोसिस्टम का चारों फंक्शन क्या है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन,
हाँ एनर्जी फ्लो 3 बता पाए, चौथा मिनरल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें बेटा आपको? समझ में आ रहा है प्रोडक्टिविटी क्या है? क्या होता है प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन। किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं हम? बस एक वर्ड बताना है, बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। बैठ जाओ बेटा, आप बताओगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? हाँ थ्रू कंज्यूमर। क्या थ्रू कंज्यूमर? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एट कंज्यूमर लेवल। एट कंज्यूमर लेवल बेटा आप बताओगे इसका यूनिट? वेट के केस में वेट प्रोडक्टिविटी का ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, पर ईयर। आप एरिया बोले थे, मैं ईयर सुनी थी, गलती से सही हो गया, क्योंकि एक्चुअली मेरा दिमाग तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि ईयर बोलेगी, तो वो शायद एरिया बोली, मुझे ईयर ही सुनाई दिया। चलो ठीक है, अब लिखो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। क्या क्या हमारा ए बायोटिक कॉम्पोनेंट हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, इसलिए फिर से नहीं समझा रही। पॉन्ड इकोसिस्टम हम लोग बता लिए थे ना क्या है। पॉन्ड इकोसिस्टम, इसमें कुछ ए बायोटिक फैक्टर होंगे, कुछ बायोटिक फैक्टर होंगे, और बायोटिक फैक्टर जो होंगे ये इसका क्या हो जाएगा? बायोमास हो जाएगा। जो ए बायोटिक फैक्टर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा, इसका बायोमास क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। और ये दोनों डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फंक्शंस। और इसमें हम लोग वो चारों फंक्शंस देखेंगे। बस यही पॉइंट्स है जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम आएगा एग्जाम में, आप लोग उसका ए बायोटिक फैक्टर डिस्कस करोगे, बायोटिक करोगे और उसके फंक्शंस करोगे। क्लियर है? फंक्शंस वो चारों पॉइंट एक्सप्लेन करें। पहले प्रोडक्टिविटी, तो जो बायोटिक फैक्टर में जो हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें 3 लेवल होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस, अगर फंक्शन है पहला प्रोडक्टिविटी, तो हम लोग क्या यूज करें? रेडिएंट एनर्जी को यूज करके जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, हम लोग प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट्स के एग्जांपल देंगे। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है या फिर कुछ फ्री फ्लोटिंग है, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स है, कुछ साइड में हमारे प्लांट्स है, एज पे प्लांट्स है, वो सब क्या करें? प्रोडक्टिविटी के लिए बायोमास बढ़ा रहे हैं। तो पहला हो जाएगा प्रोडक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है डीकम्पोजिशन, कि उसके बाद फिर हमारे जू प्लैंक्टन का केस आ जाएगा जो कंज्यूमर लेवल पर है। ठीक है, कुछ कंज्यूमर लेवल पर, इसके बाद वो क्या हो रहा है? फिर उसके बाद जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो वापस से सॉइल में मिल रहा है, तो वो कौन कर रहा है? डीकम्पोजर्स कर रहा है। दूसरा क्या पॉइंट है? डीकम्पोजिशन का। तो डीकम्पोजर्स यहाँ पे फंक्शन करें कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें एक चीज और याद रखना है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग ऑर्गेनिक मैटर है, हम लोग ऑर्गेनिक मैटर है, क्या हम लोगों पे डीकम्पोजिशन हो रहा है? मतलब हम लोग पे क्या बैक्टीरिया हमें क्या खत्म कर रहा है? नहीं। ठीक है, ये वर्ड को थोड़ा हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को लिखेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर। जिसपे डीकम्पोजिशन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डीकम्पोजर्स का क्या काम है? क्या डिस्कस कर लो? ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन सब ऑर्गेनिक को काम नहीं कर रहा है। हम लोगों पर वो हमें डिकम्पोज नहीं कर रहा है, हम लोगों को वो डिकम्पोज नहीं कर रहा। हमारा जो फीकल मैटर है उसको वो डिकम्पोज कर रहा है, हमारा जो फीकल मैटर हो गया उसको वो डिकम्पोज कर रहा है। और क्या हो जाएगा? जो अब अगर कोई जानवर मर गया तो उसको वो डिकम्पोज कर रहा है, क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर तो है लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर। हम लोग क्या खाए? हम लोग ऑर्गेनिक मैटर खाएं। अगर हम लोग प्लांट खा रहे हैं या हम लोग कोई दूसरा कुछ एनिमल खा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या खा रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा जो फीकल मैटर निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? ऑर्गेनिक ही निकलेगा। तो फीकल मैटर पे फीकल मैटर और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इस पे कौन एक्ट कर रहे हैं? डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्या था बेटा? फंक्शन से पहला क्या था? प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो फाइटोप्लैंक्टन से या जो और छोटे बड़े प्लांट्स है जो पानी में, वो सब क्या कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद फिर डीकम्पोजिशन का बात करेंगे, तो जो डीकम्पोजर्स है वो फीकल मैटर या जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करे? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करे और डीकम्पोजिशन हो गया। तीसरा एनर्जी फ्लो, फूड चेन तो हमारे पानी में भी चल रहा है, फूड चेन तो हमारे पानी में भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जी फ्लो हो गया। और फोर्थ क्या था? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो वही है डीकम्पोजर्स का काम है, वो क्या करे? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में मिला के वापस से वो क्या करे? मतलब रिसाइकिल कर रहे, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग कर रहे। ये चारों पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
डाउट है? एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो इसमें है, पानी जो प्रेजेंट है, या फिर जो सनलाइट आ रहा है, टेम्परेचर, हाँ वो सब क्या हो जाएगा इसका एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में ये सब का एग्जाम्पल्स हम लोग को लिखना है, ठीक है। फिर आ जाएंगे फंक्शन, जो चारों फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आंसर्स आपके दिमाग में होना चाहिए और उस टाइम बस हम लोग को आंसर फ्रेम करना है। एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलता, एग्जाम में आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एबायोटिक कंपोनेंट लिखो, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, it includes water, it includes water, dissolved inorganic and organic substance, it includes water, dissolved inorganic and organic substance, inorganic and organic substance, and soil deposits at the bottom. पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है, तो बेस में इसका सॉइल भी प्रेजेंट होगा, बेस में इसका सॉइल मिलेगा, हमें मिलेगा। एंड सॉइल डिपॉजिट्स एट द बॉटम, इट इंक्लूड्स वाटर, dissolved inorganic and organic substance, and soil deposits at the bottom, and soil deposits at the bottom, and soil deposits at the bottom, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एट द बॉटम। इसके बाद लिखो सोलर एनर्जी जो हमें सनलाइट से मिल रहा है, सोलर एनर्जी, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, क्या हर टाइम एक जैसा टेम्परेचर तो नहीं रहेगा ना, जैसे दिन के टाइम में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, रात होते होते थोड़ा टेम्परेचर घट जाएगा, तो ये सब भी क्या इफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। जैसे रात के टाइम में हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रात के टाइम पे होगा फोटोसिंथेसिस, नहीं होगा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, डे लेंथ, इसमें आप लोग बेटा इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे गर्मी के टाइम में दिन बड़ा होता है, गर्मी के टाइम में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, तो गर्मी के टाइम में अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, गर्मी के टाइम पे अलग तरीके के हम लोग प्लांट्स उगाते भी है, ठीक है। और विंटर के टाइम में क्या होता है, रात बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, अलग टाइप के प्लांट्स उगाते हैं हम लोग। तो हमारा डे लेंथ के लिए, डे लेंथ भी ना बहुत बड़ा फैक्टर है, किसके लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। कौन से सीजन में अब क्या डे लेंथ में किस टाइप के हमारे क्रॉप्स हो रहे हैं, या किस टाइप के प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे मिल रहे हैं, क्लियर है। डे लेंथ and other climatic condition, and other climatic condition, day length and other climatic condition, and other climatic condition, regulate the rate of regulate the rate of its function, ठीक है। the rate of its function मतलब productivity, the rate of its function, ठीक है। मतलब ये सनलाइट है, इसके बाद सनलाइट है, हमारा डे लेंथ है, टेम्परेचर का साइकिल है, या कोई अदर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रेगुलेट करे इसके फंक्शंस को, और फंक्शन से प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, डिकम्पोजिशन भी आएगा। जैसे बैक्टीरिया वगैरह ना थोड़े ह्यूमिड, थोड़े वार्म कंडीशन में वर्क करते हैं, ठीक है। जो डीकम्पोजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, थोड़े वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में वर्क करते हैं। जैसे अगर खाना का एग्जाम्पल ले ले, तो हम लोग खाना फ्रिज में रख देते हैं ताकि उससे बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि ठंडा में बैक्टीरियाज उतना ग्रो नहीं कर पाते, और वही खाना अगर बाहर है, गर्मी के टाइम में खाना तुरंत खराब हो रहा है, क्लियर है। तो हमारा प्रोडक्शन मतलब हमारा जो इसके जो फंक्शंस है उसको ये इफेक्ट करेगा, सोलर एनर्जी, टेम्परेचर, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लियर है। अब लिखो बायोटिक कॉम्पोनेंट, ये सारा हमारा क्या हो गया, ए बायोटिक हो गया। अब लिखो बायोटिक कॉम्पोनेंट, बायोटिक कॉम्पोनेंट, बायोटिक कॉम्पोनेंट लिख करके पहला पॉइंट लिखना प्रोड्यूसर्स, बायोटिक कंपोनेंट, फिर पहला लिखो प्रोड्यूसर्स, पहला लिखो प्रोड्यूसर्स। इसमें क्या क्या है प्रोड्यूसर्स, क्या क्या डिस्कस करें, तो हम लोग पानी में क्या प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, पानी पे और लैंड पे अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स मिलने वाले हैं, प्लांट्स अलग टाइप का मिलता है, ठीक है। पानी में क्या क्या मिल सकता है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या मतलब था इसका, फाइटो मतलब प्लांट, और प्लैंक्टन मतलब जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, हाँ एल्गी भी प्रेजेंट होगा, एल्गी भी प्रेजेंट है। फिर क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट, मार्जिनल प्लांट्स, मार्जिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है।
ये सब कहाँ प्रेजेंट है? ये सब हमारे प्रोड्यूसर लेवल पर, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग में क्या एग्जांपल आ जाएगा? फ्री फ्लोटिंग में चलो वो वाले चैप्टर से याद करो, इसके पहले जो हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग में जो फ्री फ्लोटिंग है मतलब क्या, इसका लेवल ऊपर है, तो इसको पॉलिनेट कौन कर रहा था? विंड या फिर इंसेक्ट्स? भूल के चैप्टर लोटस। तो वो क्या आ जाएगा? वो एक्वेटिक प्लांट है ना, वो एक्वेटिक प्लांट है ना। इसके बाद वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये सब क्या है? ऊपर में। ये सब हमारे क्या हो गया? फ्री फ्लोटिंग हो गए। सबमर्ज्ड प्लांट में हमारा वैलिसिनेरिया आ जाएगा, जो पानी के अंदर जिसका हो रहा है फर्टिलाइजेशन, वैलिसिनेरिया। हाँ, तो ये हमारा सबमर्ज्ड प्लांट हो गया। कुछ मार्जिनल प्लांट का ये मतलब है कि मान लो ये हमारा एक पॉन्ड है, तो कुछ प्लांट्स यहाँ पर हमारा ग्रो कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे पानी का लेवल है, कुछ प्लांट्स यहाँ पे हमारा ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स यहाँ मार्जिन पे एजेस पे ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर लेवल। लिखो फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। ठीक है, तो आप लोग मुझे याद करके ये बताओ कि जो वैलिसिनेरिया है इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? वैलिसिनेरिया का फर्टिलाइजेशन पानी के ऊपर कि पानी के अंदर? पानी के ऊपर हो रहा है। उसका क्या होता है? उसका एक स्टॉक से वो ऊपर पहुंच जाता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया फिर तुरंत उसका स्टॉक उसको पानी के अंदर खींच लेता है, ठीक है। और इसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा? हाँ, नॉन स्टिकी तो होगा। किसके कारण? एक ऊपर म्यूसिलेज का एक लेयर बन जाएगा। एक प्लांट है जिसका पानी क्या होता है? अंडर वाटर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग मरीन वीड भी कहते हैं, जिसमें हमारा रिबन शेप का होता है। इसमें हमारा पानी के ऊपर तैर रहा है तो वो रिबन शेप नहीं है, पानी के अंदर वो तो सब में होगा। वो जो भी हमारे एक्वेटिक पॉलन ग्रेन्स होंगे ना, सब में म्यूसिलेज का कवरिंग होगा। ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा याद आया? जिसमें हमारा वो पानी के ऊपर लेवल पर नहीं आता है, वो क्या होता है? पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें उसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो रिबन शेप का होगा। हो गया? इसके बाद लिखो कंज्यूमर्स, कंज्यूमर। तो जैसे इसमें फाइटोप्लैंक्टन लिखे ना, तो कंज्यूमर में हम लोग क्या लिखेंगे? ज़ूप्लैंक्टन, जो किस चीज़ को खाएगा? फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा। इसमें लिखो ज़ूप्लैंक्टन, इसमें पहला लिखो ज़ूप्लैंक्टन। जैसे फाइटोप्लैंक्टन लिखे ना, बस उसी में फाइटो की जगह लिख दो ज़ू, ज़ू मतलब एनिमल, इसमें लिख दो ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है ये, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे। फिर फ्री स्विमिंग, कुछ फ्री स्विमिंग एनिमल्स है हमारे। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग में क्या आ जाएगा? फिशेस। फिर कुछ बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। बॉटम ड्वेलिंग का मतलब जो पानी में ना नीचे के लेवल पर रहेंगे। कुछ यहाँ पर कुछ मछलियाँ तैर रही है, कुछ मछलियाँ जो थोड़ी बड़ी साइज की वो क्या हो नीचे में तैर रही है, तो इनको क्या कहेंगे? बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है। बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स क्या हो गया बेटा? कोई दिक्कत? कंज्यूमर लेवल पर क्या क्या आ जाएगा हमारा? ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस। या फिर लिखो कि फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग मतलब ऊपर में, या जो फिशेस जो नीचे है तो उसको हम लिखेंगे बॉटम ड्वेलिंग, जो नीचे प्रेजेंट है, तो वो कंज्यूमर में लिख लिया। अब लिखो डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स में लिखो बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स ना बेटा बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग प्रोटोजोआ के लिए यूज करते हैं। प्रोटिस्टा में हमारा प्रोटोजोआ आता है, कुछ फ्लैजिलेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पानी में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। हमारे पॉन्ड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ज्यादातर नीचे, ठीक है। मोस्ट abundant at the bottom of the pond, at the bottom of the pond, ठीक है। अब लिखो फंक्शंस, अब लिखो फंक्शंस क्या? हाँ,
ये चीज तो पूरा लिखो, ये डिकम्पोजर्स में आएगा, नहीं लिखे हो? डिकम्पोजर्स में लिखो बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजिलेट्स, फिर लिखो मोस्ट अबंडेंट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। मोस्ट अबंडेंट मतलब, अबंडेंट मतलब ज्यादा, मतलब पॉन्ड के बॉटम में ये ज्यादा होगा, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर के लेवल पे हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा किधर प्रेजेंट होगा, इसके बॉटम लेवल पर, ठीक है? जो क्या काम कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा बेटा? अच्छा इसका क्या काम है, बैक्टीरिया, फंजाई और जो फ्लैजिलेट जो नीचे में, वो क्या काम कर रहे हैं? वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो डिकम्पोजर से। चलो लिखो फंक्शंस, ठीक है? फंक्शंस में लिखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक डैश दे देना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डैश दे देना, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, विथ द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी, ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ही लिखो, प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, with the help of radiant energy, autotrophs या producers convert, autotrophs या producers convert inorganic material into organic matter। अब ये सब तो लिख लोगे ना खुद से। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, फिर से सुन लो, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मैटर, इनटू ऑर्गेनिक मैटर। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Autotrophs are consumed by heterotrophs या consumers, या producers are consumed by consumers। Autotrophs are consumed by, इसको heterotrophs कहेंगे। Autotrophs are consumed by heterotrophs या producers are consumed by consumers, कुछ भी लिखो, जो लिखना है दोनों में से कुछ एक लिख लो, ठीक है? या तो लिखो ऑटोट्रॉफ्स आर कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स या लिखो प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है? ऑटोट्रॉफ्स आर कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स एंड बिल्ड देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर, एंड बिल्ड देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर, एंड बिल्ड देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर। खुद का अपना ऑर्गेनिक मैटर अपनी बॉडी में बिल्डअप कर रहे हैं ना, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। and build their own organic matter, this is secondary productivity, ठीक है? फिर लिखो थर्ड पॉइंट में लिखना डीकम्पोजिशन एंड मिनरल साइक्लिंग, डीकम्पोजिशन एंड मिनरल साइक्लिंग। अब थर्ड पॉइंट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया, और डीकम्पोजिशन एंड मिनरल साइक्लिंग, डीकम्पोजिशन एंड मिनरल साइक्लिंग। डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर and dead organisms are acted upon by decomposers, active upon जिनके ऊपर काम हो रहा है, active upon। फिर से लिखो ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड ऑर्गेनिजम्स आर एक्टेड अपॉन, जिनके ऊपर काम हो रहा है, बाय डीकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिजम्स पे काम कर रहे हैं, आर एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजर्स, एंड इन दिस प्रोसेस minerals are released, ठीक है. these minerals become available to autotrophs, for reuse. There is thus cycling and recycling of matter. Cycling and recycling of matter. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट करके लिखो, साइक्लिंग एंड रीसाइक्लिंग ऑफ मैटर. ये टॉपिक नहीं, बस एक छोटा नोट पॉइंट लिखो, क्योंकि देखो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग पढ़े उसमें हमारा एनर्जी फ्लो भी कवर हो गया. ठीक है, कि अगर एक कंज्यूमर को भी एक दूसरा कंज्यूमर खा रहा है, अगर एक हर्बीवोर और कार्निवोर खा रहा है, तो उसके बॉडी में भी जो बायोमास क्रिएट हो रहा है, बन रहा है ना, तो वो चीज़ हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी फ्लो भी कवर हो गया. लेकिन एनर्जी फ्लो का बस एक लाइन लिखेंगे. नेक्स्ट लिखो, या एनर्जी फ्लो हेडिंग दे दो, एनर्जी फ्लो हेडिंग दे दो. ठीक है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल. एनर्जी फ्लो, हाँ 4 पॉइंट दे दो. एनर्जी फ्लो, 4 पॉइंट एनर्जी फ्लो लिखो. एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल. From one trophic level to the next. From one trophic level to the next. ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाता है, नहीं पता. ये भी हम लोग पहले दिन डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में ना. मैं थोड़ा ना सब टॉपिक के बारे में बताई थी. ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाता है, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी नेक्स्ट. ये लिखे, एनर्जी फ्लो हमारा यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी नेक्स्ट. क्या होता है ट्रॉफिक लेवल, इक्वेटर वगैरह नहीं बेटा, भूल गए आप लोग. ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी नेक्स्ट हो गया, कंप्लीट. एनर्जी फ्लो हमारा यूनिडायरेक्शनल. और मिनरल साइक्लिंग क्या है, वो एक साइकिल चल रहा है. जैसे यही एग्जांपल दे दी कि हमारा फूड चेन, कोई फूड चेन का एग्जांपल दो. फूड चेन, चलो अभी हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़े ना, तो पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं. पॉन्ड इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन इसको कौन कंज्यूम करेगा, ज़ूप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करेगा, स्मॉल फिशेस को कौन कंज्यूम करेगा, लार्ज फिशेस. स्मॉल फिशेस इसको कौन कंज्यूम किया, लार्ज फिशेस. ठीक है बेटा, 4 से 5 के बाद ट्रॉफिक लेवल ज्यादा नहीं होती. ये नहीं कि 10 ट्रॉफिक लेवल जा रहा है, क्योंकि हर लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी भी कम होते जा रहा है. तो फाइटोप्लैंक्टन ये एक लेवल है, फाइटोप्लैंक्टन ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ज़ूप्लैंक्टन ये एक ट्रॉफिक लेवल है, स्मॉल फिशेस ये ट्रॉफिक लेवल है, और लार्ज फिशेस ये एक अलग ट्रॉफिक लेवल है. ठीक है, तो एनर्जी फ्लो में क्या लिखे कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट. ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग ये एग्जाम्पल बना दो, ये बना दो कॉपी में. इसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम लिखे ना, तो ये वाला चीज भी कर लो. ठीक है, और इसके बाद इससे जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करे, सब पे हमारा क्या वर्क करेगा,
सब लेवल पर हमारा डिकम्पोजिशन वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा फाइटोप्लैंक्टन तो कंज्यूम नहीं होगा ना, कुछ इसमें से खत्म भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, तो उन पे कौन एक्ट करेगा? डिकम्पोजर्स। हर लेवल पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। यहाँ पर लिख लो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे लिख लो डिकम्पोजर्स, हर लेवल पर हो रहा है और ये डायरेक्टली भी इससे कनेक्टेड है। क्लियर है? समझ में आया फूड चेन? अब नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्टिविटी करेंगे। प्रोडक्टिविटी तो आप समझ तो गए हो ना, बस उसको लिखना बाकी है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेस्पिरेशन लॉस क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। कोई ऐसा टॉपिक जो लोग नहीं समझे अभी तक क्लास में जितना हुआ है उसमें से कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया?